की सौगात उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ग्राम्य विकास विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया था और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी लोकप्रिय योजना को प्रदेश में लागू ही नहीं किया था, और आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध कराया है। इसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े थे सभी लाभार्थियों को, 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, ये केवल किसी एक लाभार्थी को लाभान्वित करने का एक माध्यम नहीं, बल्कि उसके आर्थिक उन्नयन की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक अभियान की कड़ी भी है। आज जनजातीय गौरव दिवस में मुझे थोड़ी देर में सोनभद्र जाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं 2018 में सोनभद्र जनपद में गया था, तो सोनभद्र जनपद में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना को देखने के लिए मैं गया था। क्या प्रगति है जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में क्या हुआ है। वहां मकान बने हुए थे, मकान बन सभी लोगों के, कुछ के मकान बन चुके थे, कुछ के बन रहे थे, लेकिन उसी में एक महिला, वनवासी महिला थी, उसने मुझे कहा कि मुझे भी एक कॉलोनी चाहिए, मुझे नहीं मिला है। ये संस्था की जब ऐसी के सर्वे हुए थे 2012 में, 11-12 में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजनीतिक भेदभाव और उन राजनीतिक संकीर्णताओं का शिकार एक बड़ा तबका बना था, उन्हें वंचित कर दिया गया था, उन्हें इस सूची में नाम नहीं उनका माना गया था। एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो इन योजनाओं से वंचित थी। तो मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा इनको आवास क्यों नहीं मिला, तो बताया गया कि सेक्स सूची में इनका नाम नहीं है। मैंने कहा लेकिन पात्रता तो रखती है। उन्होंने कहा पात्रता तो रखती है। तो मैं यही आया
कैबिनेट की बैठक किया और मैंने कहा जितने भी ऐसे वंचित हैं जिन लोगों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनके लिए हम एक नई आवास योजना चालू करेंगे और मुख्यमंत्री आवास योजना राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होगी। और मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा पहले किसी परिवार को देना, सोनभद्र से प्रारंभ होगा। हम लोगों ने उस महिला को आवास दिया, मैंने कहा 1 साल के बाद फिर मैं देखने के लिए आऊंगा कि इसका आवास बना है कि नहीं बना है। 1 वर्ष के बाद जब मैं उस क्षेत्र में फिर से गया और मैंने उसका आवास देखा, मुझे अपने घर में लेके गए, उसने अपना आवास मुझे दिखाया। आवास दिखाने के बाद उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैंने 2 बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, किचन भी बनाया है। मनरेगा के अंतर्गत जो से शौचालय का लाभ मिला, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही मिला, अन्य योजना से लाभ मिला, उसका भी लाभ उसको मिला, उसने उसका भी निर्माण किया था। और मैंने उससे कहा, मैंने कभी पैसा तो हमने केवल आपको 1,30,000 रुपया दिया था वहां के लिए, क्योंकि नक्सल प्रभावित जनपद था, 1,30,000 रुपये इसकी राशि है। उसने कहा नहीं, कुछ पैसा हमने इकट्ठा किया था, आदमी मेरा पति जो है ठेला लगा करके कुछ पैसा कमा लेता है, तो उस पैसे को भी हमने लगाया, मकान बनाया है। और साथ साथ हमारे पास जो पैसा हमने मकान के लिए रखा हुआ था, कुछ पैसा पहले से, तो कहा अब मेरे घर में एक और परिवर्तन आया है कि मैंने एक भैंस भी ली है, उससे दूध मिलता है, दूध को मेरा पति तो ठेले से भी पैसा कमाता है, ठेला लगा के सब्जी फल आदि बेच करके पैसा कमाता है। मैं अपने घर गृहस्थी के कार्य के साथ साथ भैंस का दूध बाजार में बेच देती हूँ, तो उसका भी अतिरिक्त आमदनी होती है। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहां पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी कह रहे थे कि शासन की योजना व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बना सकती है, बनाना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति को कभी भी मेहनत से, परिश्रम से भागना नहीं चाहिए। आज आपके पास आमदनी का कुछ जरिया है, ईमानदारी के साथ हमें उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपके पास एक पूंजी होगी तो आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम इस कारण से चुपचाप बैठ जाए कि साहब सरकार को फ्री में देगी ही, कभी व्यक्ति को खुशहाल नहीं कर सकती। और हम शासन की योजनाओं के बारे में भी कैसे इस बात को कहते हैं कि चयन की प्रक्रिया हमारी पूरी पारदर्शी होनी चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, योजनाओं का लाभ समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है तो योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन भी बनता है, प्रशासन भी बनता है, उन्हें इसका श्रेय मिलता है। एक लाभार्थी उससे लाभान्वित होकर के अपने सर्वांगीण विकास के मार्ग को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब योजना अपात्रों को मिलती है, उसमें चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता है, वह योजना अपयश का कारण बनता है, घोटालों का कारण बनता है, और फिर चयन करने वालों को एक न एक दिन जेल की सीटों के अंदर जाकर के सड़ने के लिए मजबूर भी होना पड़ता है। और इसीलिए इतनी पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर 1,63,00,000 से अधिक परिवारों के लिए हम लोगों ने शौचालय बनाए। कोई भेदभाव की शिकायत नहीं, जो भी लाभार्थी था, जिसके पास नहीं था, उन सबको दिया। जिनके पास चयन की प्रक्रिया में नहीं भाग ले पाए, फिर सर्वे करके उनको उपलब्ध करवाए गए। आवास योजना से जो लोग वंचित थे, उन सबको आवास उपलब्ध करवाया गया, और जिनका नाम सूची में नहीं था, ऐसे सभी लोगों को, जैसे आजादी के बाद मुझे आश्चर्य होता है, मुसहर जाति के लोग शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित थे। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया कि मुसहर जाति के हर परिवार को जमीन का पट्टा के साथ ही उन्हें आवास की सुविधा का लाभ भी मिलना चाहिए। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया। बंद गांवों में निवास करने वाले लोग बड़े पैमाने पर रहते थे,
लगभग 54 ऐसी बस्तियां थी जिन्हें आजादी के बाद किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली। यहां तक कि आजादी के 75 वर्ष के बाद विगत वर्ष जब पंचायत के चुनाव हुए थे, पहली बार उन्होंने अपना ग्राम प्रधान चुना, अन्यथा उनको देश की संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार वोटिंग राइट भी नहीं मिल पाई थी। हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री बनने के पहले मैं उनके इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने उनके लिए वनाधिकार कानून में भी संसद में संशोधन करवा करके उन्हें अधिकार दिलाने की बात की, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2006-7 में वनाधिकार कानून में संशोधन होने के बाद भी प्रदेश ने उसे लागू नहीं किया, और जिसके कारण 54 से अधिक बस्तियों में जिन्हें आजादी के बाद कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें कोई भी आवासीय पट्टे नहीं मिल पाए थे। एक भी परिवार के पास अपना पक्का मकान नहीं था, किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी को पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, किसी को राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, बिजली नहीं थी, पक्की सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी, पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी। आज जब मैं कुछ देर के बाद सोनभद्र जाऊंगा तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर हम लोग वनाधिकार कानून में संशोधन के फलस्वरूप वहां के जनजातीय समुदाय को जो पट्टे मिल रहे हैं, जमीन के पट्टे मिल रहे हैं, आज उसका आवंटन के कार्यक्रम को भी वहां पे हम लोग वहां पे उसका शुभारंभ भी करेंगे। आखिर ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं दी? मुसार है, थारू है, बरतानिया है, चेरो है, कोल है, बुंदेलखंड में सहरिया है, ये सभी जातियां वंचित थी, शासन की सभी योजनाओं से वंचित थी। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित उन सभी परिवारों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया। अब तक 1,08,000 से अधिक परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, और शेष अन्य जितने भी बच्चे इस योजना से में आएंगे, दिव्यांगजनों को, कुष्ठ रोगियों को, उन सभी को इसके साथ जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। वास्तव में इन लाभार्थी परिवारों को जब इन योजनाओं का लाभ मिला, ये योजना उसके कारण यशस्वी भी हुई। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पे एक और, जिस परिवार में महिला लाभार्थी है उसका मालिकाना अधिकार उसी महिला को उपलब्ध करवाया गया। जहां पर महिला नहीं है, पुरुष है, वहां पर उसके बाद उपलब्ध करवाया गया। लेकिन आजादी के 75 वर्ष तक या 70 वर्षों तक जिन लोगों ने जाति के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिद्र किया और आप लोगों को योजनाओं से वंचित किया, वे सभी लोग आपकी दृष्टि से आपके एक अपराधी हैं, क्योंकि आपको शासन की सुविधा से उन्होंने वंचित किया, आपके साथ भेदभाव किया, आपको वोट बैंक तो बनाते थे लेकिन शासन की योजनाओं से वंचित भी करते थे। उस समय आपने देखा होगा कि आजादी के 70 वर्षों तक किसी गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, आपदा के समय हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, बेटियों की भ्रूण हत्या की शिकायतें जो आती थी लेकिन कन्या सुमंगला योजना या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम क्यों नहीं लागू हो पाया? कारण साफ है, वे केवल जाति वर्ग के आधार पर समाज को बांट करके, सामाजिक ताने बानों को छिन्न भिन्न करके आपको योजनाओं से वंचित करना चाहते थे। और यही कारण है कि वे कभी भी अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक शासन की व्यवस्था को नहीं चला पाए। और ये कारण है कि आजादी के 75 वर्ष का जब महोत्सव पूरा देश आयोजित करना है तो पूरे देश के अंदर
एवं हर व्यक्ति की जबान पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि आजादी के बाद पहली बार ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव की हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं का लाभ मिला, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना की सौगात की यह किस्त आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी पैसा आपके पास अब नगद हस्तांतरण नहीं हो, ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। और मैं आप सबको इस बारे में एक बात फिर से कह सकता हूं, पूरे प्रदेश वासियों से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना या शासन की कोई भी योजना, किसी भी मीडिएटर को बीच में मत आने दीजिए। लाभार्थी के चयन के लिए ये किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, किसी अन्य सुरक्षा व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी का चयन करे। और शासन की व्यवस्था बहुत पारदर्शी तरीके से चली आ रही है। और खासतौर पर मिडिल मैन बीच में आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, एजेंट आ जाते थे, उनके चक्कर में कभी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, संबंधित विभाग के कार्यालय में जाइए, वहां पर जाकर के उन योजनाओं की जानकारी लीजिए, किन किन योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं, उन योजनाओं के तहत आवेदन करिए और योजना का लाभ स्वयं ही आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, और स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आपके पास योजना आएगी। क्योंकि जब योजना बनती है, योजना बनने के बाद जब योजनाओं को लागू किया जाता है, आज कितनी योजनाएं बनाई गई है। बेटी पैदा होने के साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई वह कर सके, वहां पे तो फ्री में व्यवस्था है। सरकारी स्कूलों में बेटी के बेसिक एजुकेशन में यानी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के साथ ही उसके लिए धनराशि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ हम उसके अकाउंट में पैसा भेज दे रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्री में दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, जूते मोजे उपलब्ध करवा रहे हैं, ये सभी चीजें उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। और बेटी अगर शादी योग्य हो गई है, दहेज के भाव में शादी नहीं हो पा रही है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के माध्यम से भी बेटी की शादी में सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए खड़ी हो जाती है। और उस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही है। कोरोना कालखंड में मैं देख रहा था, हमारा बहुत सारा युवा कोचिंग के लिए बाहर जाता था, आज उसको कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रदेश के अंदर है, और मुझे अभी मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणाम आए। लोक सेवा आयोग के परिणाम में मैं देख रहा था कि 45 बच्चे उस कोचिंग में जिन्होंने उस कोचिंग का लाभ लिया था, उनका ही सिलेक्शन हुआ। यानी काफी अच्छी योजनाएं चल रही है। तमाम अन्य योजनाओं में भी शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ढेर सारे अवसर आर्थिक स्वावलंबन के आगे बढ़ सकते हैं। हमें जहां पे भी अच्छा काम हो रहा है उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए। शासन की योजना किसी व्यक्ति का, किसी समुदाय का आर्थिक उन्नयन का है, और क्लस्टर योजना में भी आवासीय स्कीम बन सके। यह कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लोगों के लिए एक योजना बनाई। एक जगह पर ही जमीन आरक्षित करते हुए उन सबके आवास बनाए गए, उनके लिए स्कूल बनाया गया, उनके लिए मार्केट भी बनाया गया। वहां पर जो भी उस योजना से जुड़ सकते थे उन सबको इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। यह सभी इसलिए जिससे हम लोग शासन की योजना के साथ जोड़ने के साथ ही ये योजना यह न लगे कि यह खैरात है। यह योजना आर्थिक स्वावलंबन का आधार बने, हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के क्रम में इस योजनाओं को आगे बढ़ा सके। इस दृष्टि से यह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, लाभार्थी पर योजनाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई है, और मुझे विश्वास है
कि बिना किसी मिडल मैन के, बिना किसी दलाल और एजेंट के शासन की योजनाओं का सीधे लाभ आपको प्राप्त होगा। इन योजनाओं के माध्यम से कार्य करते हुए हम और भी अच्छे मेहनत से, परिश्रम से शासन की योजनाओं को सफल बनाने और समाज के उन्नयन के साथ साथ अपने परिवार के उन्नयन के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जिन लोगों ने अपने गृह प्रवेश किया है आज अपने घरों में, उनको भी, जिन लोगों ने आज प्रथम किस्त प्राप्त की है, वे भी पूरी मेहनत से कार्य करें। किसी भी व्यक्ति को अपने और समय से कार्य कर लें। और मैं ग्रामीण विकास विभाग से इस बारे में कहूंगा कि नोडल अधिकारी हर एक जनपद के लिए, हर कार्यक्रम के लिए हम तैनात करें। पैसा मिलते ही उसका कार्य प्रारंभ हो जाए, समय से कार्य प्रारंभ हो जाए और कार्य समय में बने और फिर समय में दूसरी किस्त की चली जाए। दो किस्त के बीच में बहुत ज्यादा समय न रहे, जिससे समय पे मकान बन सके। और ये प्रसन्नता है कि जो पहले हम लोगों ने एक वर्ष का समय रखा था, उसको 6 महीने के अंदर ग्रामीण विकास विभाग में सीमित करने की कार्य योजना तैयार की है। ये लागू हो जाएगी तो बहुत सारे परिवारों को आगे बढ़ने में, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।